सिंध जाएंगे इंशाल्लाह, हम सिंध जाएंगे। सिंध में जाके इस तरह सिंध के भी पूरी हम अपने यहाँ से अपने भाई सारे इकट्ठे होकर जाएंगे और वहाँ पर भी अपनी पूरी लीडरशिप को, हमारे पार्लियामेंटेरियन टिकट को बुलाएंगे, वहाँ पे भी लाएमल बनाएंगे। बलूचिस्तान भी जाएंगे। साथ साथ में एक आखिरी बात करता हूँ आपके तवज्जो से, देखिए हम सियासतदान है ना, सियासी पार्टियां हैं ना, सब यही कहते हैं ना, आओ मेरे सूबे में मिलके जलसे करो, जो जहां पे करना है करो, सब मिलके करो, मुझे भी इजाजत दे दो, फिर पता चलेगा कि अवाम कहाँ खड़ी है। अगर तुम लोगों की हिम्मत है, अगर तुम वाकई जमहूरी हो, सियासी हो, तो आओ मैं आपको दावा देता हूं, मेरे सूबे में आप सारी पार्टियां इकट्ठी होकर जलसा करो, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। और मुझे फैसिलिटेट भी ना करो आप, मुझे सिर्फ जलसे की एक एनओसी दे दो जिस शहर में मांगो। पहली एनओसी मैं लाहौर मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में, खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या कांपे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूँगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाजत दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊंगा। वो तो मुझे मजबूर लाना पड़ता है, आप रास्ते बंद करते हो तो मुझे लाना पड़ता है। पख्तूनख्वा से लोगों को भी नहीं लाऊंगा, यहीं पे जलसा होगा। और जिस जिले में जलसा होगा, मेरा ये भी वादा है, उस जिले के अलावा भी लोगों को नहीं बुलाऊंगा। अब तो हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, वही घबराए हुए हो तुम लोग। उसकी शुरुआत हमने की है लाहौर से। कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लाएमल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। तो हमारी जो तहरीक है वो तो हमारी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में किसी पार्टी ने अगर तहरीक चलाई है और किसी लीडर ने तहरीक चलाई है तो इमरान खान ने चलाई है। पार्टी बनाने से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने हमेशा कौम की बात की, पाकिस्तान में कानून की बरबसी की बात की, आइन की पासदारी की बात की और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए खुददारी, खुद मुख्तारी और अपना जो हमारा एक हकीकी आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बाबा ने कुर्बानी दी, उसके बारे में बात की और कौम को शऊर की बात की। तो आज माशाल्लाह कौम में शऊर आ गया। आपने देखा कि 9 मई के बाद फस्तायत करके, जबर करके, पार्टी का निशान लेकर सब कुछ किया इन्होंने। हमारे लोगों को तोड़ा, तशद्दुद किया, वर्कर से किया, लीडरशिप से, पूरी पार्टी के साथ। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि कौम जाग गई है और उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, जो कैबिनेट इन्होंने चोरी कर लिया। उसके बाद से ये रेगुलर एक हमारे खिलाफ अभी भी विक्टिमाइजेशन शुरू है और हम तमाम अदालतों के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। इमरान खान ने केस चलाए ही नहीं जा रहे। केस इसलिए नहीं चलाए जा रहे क्योंकि केसों में कुछ है ही नहीं। तो केस जब चलता है तो केस में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए केसों को ना चला कर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर, वोटर्स, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओवरसीज जो हमारे जितने भी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। क्योंकि दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं, हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये जो रियासती इदारे हैं, इनका जो काम है आइन के मुताबिक, ये अपने उस काम को छोड़कर एक और काम पे लग गए हैं जो इनका काम नहीं है। उस वजह से मुल्क में दहशतगर्दी, आज आप हालात देखें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उस हालात के जिम्मेदार कौन है? उस हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर के ऊपर अपने बॉर्डर्स को क्लियर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉर्डरों को छोड़कर वो हमारे तरीके इंसाफ के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा और फिर मैं रिपीट करूंगा कि मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आपने मार्शल लॉ लगाए, बार बार लगाए, उस मार्शल लॉ से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इतना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत को किसी चीज से नहीं हुआ। कहाँ गए मार्शल लॉ लगाने वाले? आज वो पाकिस्तान में नहीं है। भुगत कौन रहा है? भुगत मेरा पाकिस्तान ही रहा है आज। इसी तरह
एक वतीरा बन चुका है, कि एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है इस मुल्क के अंदर, कि वो रियासती इदारे जिनका काम ये नहीं है कि वो सियासत करेंगे, वो हुकूमतें बनाने में, चलाने में और गिराने में अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर जब उनसे पूछे तो बड़े मरे से जवाब देते हैं हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम, इस मुल्क में सबसे ज्यादा सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं आज। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि देखिए, मैं बजाते खुद एक फौजी का बेटा हूं, एक फौजी का भाई हूं। मेरी फौज बदनाम हो रही है, चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहां पे हमारे मसाइल हैं, वहां पे मेरे बच्चों के लिए, मेरी हिफाजत के लड़ने वाला वो फौजी, वो इज्जत और मकाम उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए, गलत फैसलों की वजह से। इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए, मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमदर्फी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। आए, बैठे, अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को सुधारें। 76,000 अरब से ज्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ चुका है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये कौन सोचेगा? ये फैसले कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और मैं तमाम सियासी पार्टियों से भी कह रहा हूं कि आप कदों पे सवार होकर जिस तरीके से आए हुए हैं, आप जरा अवाम में जाके देखें। अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है और मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे। और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कुछ थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूं, इन्होंने भाग जाना है, आपने यहां पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, उहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर को छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या आप बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान, क्या ये ठीक है? और अगर आप इसमें खामोश हैं तो कल आपसे अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए सबकी साझी है। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आइन की पासदारी हम सब पे फर्ज है, वरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कर भी रहे हैं, फिर बहुत सारे और से बर्दाश्त भी ना कर सके। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूं। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क की डूबती हुई मैशत, मुल्क के हालात, मुल्क पे आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात है? पीडीएम 1 आई, वही हालात बन गए। अब पीडीएम 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम मिला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी है, तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सजा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी, जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है
मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज़ सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम अज़ कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ग़ुलाम हों और उनके बच्चे ग़ुलाम हों। तो जिसने हमारी कौम को ग़ुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। ग़ुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आइनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत की, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान को और हमारा साथ दें। शुक्रिया। ये लगता है कि आपका एतमाद इदारों से उठ चुका है, क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप एतमाद नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप राब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही राब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड कर लीजिए करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा जो ये कल से शुरू की गई? हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का, फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ और लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि जैली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है ये हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है स्टैब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM-1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई, जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM-2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ ये इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरह बैठे होंगे। लेकिन ये भी सारे से बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा, और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम अबाउट द लॉ हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो भी ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे, कर लो। आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रही हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रही हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं,
किस वजह से आके ब्रेक हुए हैं? और दूसरा एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज होगा, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है, इस हवाले से बताइएगा, 90 दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टैब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए है। पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 को डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है। इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है, या सियासत से तो काम नहीं बनता। तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाइमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। कैटेगोरिकली बात बताइएगा, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खान साहब ने आपको भी इजाज़त दी हुई है बातचीत करने के लिए। क्या मुकम्मल डेडलॉक हो गया कि अब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरा जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जैली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। हम ऑलरेडी बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। अब जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूं। ये मेरा इखलाकी फर्ज है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए हैं। हम भी अपने काम पे लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन और टारगेट रख लिए हैं। आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए अगर बैठ के बात हल होगी ठीक है, नहीं होगी सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसों की इजाजत दी जा रही। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा लेने करने के लिए इजाजत मांगेंगे, हमें जलसा की इजाजत दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडे खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वसीला इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मुल्क में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उसका PID करनी चाहिए। तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो पावरफुल तबका है वो भी खुश हैं, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी है। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी की किताब मुझे कंपेयर करो, ठीक है? मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं इसी तरह ही ठीक हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 नंबर कितने पर्चे हुए हैं पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई है, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आपको हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि हाँ, अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इक़दाम से वो खुश है, अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बड़ा जरूरी है। उसी मुझे किसी ने क्लिप भेजा ख्वाजा आसिफ का, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ
कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने और मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूँगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहा है ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, पूरा एक निज़ाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है द्यामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल उसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट उस पे आप ये देखें कि मैं खड़ा हूं जिसका लीडर जेल में है इस वक्त, उसकी बीवी जेल में लीडर की, उसके बाद मेरे असीरान, मेरे लीडरशिप, मेरे वर्कर तशद्दुद हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैसेज गया है ना जब अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आजाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी कोई पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे हैं, जीबी को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा आप बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी खराब है, दहशतगर्दी की बहुत ज्यादा खराब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास, मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल है। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड में मैंने रखा हुआ है, मैंने यहीं से निकाला अपने सूबे से, मेहनत की है, कर्शर रोकी है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूं। इस बात पे, वहां पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है, तो उस पे ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें ये तकलीफ इसलिए हुई है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूं किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूं, मुझे फख्र है इस बात पे। तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो बयानियां देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानियां नहीं चलने वाले। उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। मैं अल्फाज रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं कौम को कहता हूं कि बिल्कुल मस्ती खेल ने बड़ी सही बात की थी ख्वाजा आसिफ को, वो उन्होंने वहां से तो स्पंज कर लिए थे अल्फाज, वो अल्फाज जरा सुन लो, ख्वाजा आसिफ वही है। लेडीज को दे। अच्छा, आपने तहरीक की बात की, हमने देखा इससे पहले भी पाकिस्तान तरीके से आप काफी तहरीकें चला चुके, एहतजाज कर चुके, जलसे कर चुकी, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो, अलबत्ता पार्टी की जानिब से एक एक्टिविटी हो जाती है। कि आप समझते हैं कि इस बार इस तहरीक का मकसद पूरा होगा या हुकूमत के साथ सीज फायर हो सकता है? दूसरा, ये कोई भी मसला हो, कोई भी आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पाक भारत की जंग हो, खैबर पख्तूनख्वा में मसला हुआ, आप लोग का सबसे पहला एक मौक़िफ़ होता है कि बानी पीटीआई की रिहाई। क्या अवाम के मसाइल से सबसे ज्यादा जरूरी बानी पीटीआई की रिहाई है? पहली बात तो है कि बानी पीटीआई की रिहाई निहायत ही जरूरी है। पाकिस्तान के मसले हल करने वाला एक ही शख्स है इस वक्त जो कर सकता है ये काम, और वो इमरान खान है। इस तरीके से इमरान खान को जेल में डाल के इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल, इसलिए आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पूरी दुनिया ने आपके इलेक्शन को माना ही नहीं है कि आपने मैंडेट चोरी किया है, तो ऐसे हालात में मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल ये रिहाई निहायत ही जरूरी है। दूसरी बात जो आप कह रही है कि जो मसाइल है, मसाइल किसके पैदा कर रहा है ये तो बताए ना, मसाइल पैदा किससे कर, कौन इन मसाइल की जड़ बना हुआ है? मसाइल की जड़ ये सिस्टम बना हुआ है जिसने मैंडेट चोरी करके, रिजीम चेंज करके, गलत तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराकर, अवाम के वोटों के बरखिलाफ जेली मैनेट से हुकूमतों को बिठाकर इंटरनेशनली एक गलत मैसेज दे दिया, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा, मुल्क चल नहीं रहा। उसके बाद आज हम इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर कि हम कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, आज हमारी ये हालत है कि कहीं मुसलमानों पे जबर हो, जुल्म हो, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो हमारी खुददारी खत्म कर दिया इन लोगों ने, हमारी खुददारी खत्म हो चुकी है। हमारी खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमने तरीके चलाई हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला और सिला अल्लाह ताला देता है। हम भरपूर कोशिश जारी रखेंगे, हर हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको यही बता दूं
कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी जो अल्लाह के महबूब और अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, उनको भी कितने साल लगे और चंद सौ लोग मुसलमान हुए सिर्फ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब लोगों ने देखा कि हक और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। फिर क्या हुआ, हम मुसलमानों ने उनका रास्ता छोड़कर हम किसी और रास्ते पे चल पड़े। आज फिर मुसलमान पूरी दुनिया में उनको मारा जा रहा है, मार खा रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लामी तारीख सीखना पड़ेगा। अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म है, हक के साथ हम खड़े होंगे और हमारा ईमान है कि जीत हक की होगी। अच्छा सर, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एपीके में हम इनकी हुकूमत नहीं कराएंगे, इनकी अंदर से तब्दीली आएगी, ये खुद इसको मैं फजल रहमान का जवाब मैं दे दूं। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई की हुकूमत आई और उन्होंने ऐलान किया हम 90 दिन में मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, 90 दिन में लूटा हुआ पैसा अंदर लाएंगे। वो उनके कोई ऐलानात पूरे नहीं हुए और आपका 90 दिन का जो बानी पीटीआई का रहाई का ऐलान है ये किस तरह पूरा करेंगे? क्या जेल तोड़ गए, क्या करेंगे? सर ऐड कीजिएगा मौलाना ये जरूरी है शहादत के हवाले से। जी, पहली बात आप ये सुने आप, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हमारे एक बाजोड़ में हमारे मौलाना साहब को शहीद किया गया। आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है। वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो। आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है। एतमाद खत्म हो गया है, इदारों पे एतमाद नहीं है, तो इससे कोई सीखना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता, हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में। इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूं पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। और ये जो बातें कर रहा है तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूं। तू तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है। तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं, मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा। इसके बाद पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा। नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात